आप पर लाठी चार्ज भी हुआ था, चोटें भी आई थी, दर्जनों कंप्लेन भी हुए, पॉलिटिकल कंप्लेन। और मुझे रोकने की कोशिश की गई, मगर फिर मैं वही कहूँगी कि जिसके पास शिक्षा की ताकत होती है उसे कोई नहीं रोक सकता। आप अपने घर की महिलाओं की हिम्मत ताकत बनिए। आज तक महिलाएं घर संभालती आई हैं, एक बार आप महिलाओं की ताकत बन के उन्हें शिक्षा भी दिलाइए और उनके जो उनके अंदर गुण है उसको पहचान के उनके हिसाब से उनको काम भी करने दीजिए। अच्छा, ये सच है कि आपने जब चुनाव की तैयारी शुरू की उसके बाद से छात्र संघ चुनाव ही नहीं हुआ यूनिवर्सिटी में? हाँ, 2018 के बाद जब पर्चा दाखिला हुआ जिसमें फिर चुनाव को रद्द कर दिया गया, उसके बाद आज तक वहाँ पे छात्र संघ चुनाव का तो कास्ट में डिवाइड किया जाता है, फिर लोगों को उनके स्टेट वाइज डिवाइड कर दिया जाता है कि और इन सबसे ऊपर अगर कोई चीज़ और भी तकलीफदेह होती है वो है महिला होना। पढ़ेगा बहुजन तभी तो आगे बढ़ेगा बहुजन। मेरे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर अनु प्रसाद। छात्र के समय से ही सोशली एक्टिव रहीं, बहुजन आंदोलन में शामिल रही, युवाओं कॉलेज यूनिवर्सिटी के राजनीति में भी सक्रिय रहीं और अब वो पीएचडी कर गई हैं और कोशिश कर रही हैं। उम्मीद है कि वो अब देश को सेवा देंगी और ख़ासकर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में उनको पढ़ाने का मौका भी मिलेगा। डॉक्टर अनु गोरखपुर से हैं, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में लगातार सोशली पॉलिटिकली वो काफ़ी एक्टिव थी और आज नेशनल दस्तक के साथ हैं। इनसे पहले भी आपने इनसे बातचीत सुनी होगी, तो ये ज़रूरी बातचीत हम लोग इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि बहुजन समाज के लोगों को पढ़ाई कम से कम बीच में ब्रेक नहीं करना चाहिए। आपको बता दूं कि अनु एक बेटी की माँ भी हैं, उसके बाद उन्होंने पीएचडी कंप्लीट किया है। अनु, कैसा रहा सफ़र? उम्मीद थी कि पीएचडी हो जाएगी? पॉलिटिकली बहुत एक्टिव थी, उसके बाद कई तरह के कंप्लेन दर्ज हुए, छात्र नेता थी, लेकिन फाइनली आपने अचीव कर लिया। सबसे पहले नेशनल दस्तक को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आपके सवालों पे आती हूँ तो मुझे उम्मीद नहीं, मुझे पूरा यकीन था कि मेरी पीएचडी कंप्लीट भी होगी और बहुत अच्छे से होगी। और रही बात पॉलिटिक्स की, तो मैं इस इंटरव्यू के ज़रिए लोगों को ये बताना चाहूँगी कि अगर आज पॉलिटिक्स में मेरी कोई पहचान है तो वो मेरी पढ़ाई की वजह से है। जब मैं यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स स्टार्ट मैंने किया, छात्र राजनीति से किया, तो वहाँ पर भी पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई इतने हायर एजुकेशन का कोई स्टूडेंट उतरा था स्टूडेंट इलेक्शन में। और यही वजह थी कि मेरा जो स्टेप था वो जीत की तरफ और भी मजबूत हुआ, क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से पसंद भी किया था कि एक एलिजिबल जेआरएफ जो पीएचडी कर रही हैं वो हम लोग का नेतृत्व करेंगी, तो स्टूडेंट को ये चीज़ें अच्छी लगी। तो मेरा भी यही मानना है कि चाहे कोई भी क्षेत्र हो, पॉलिटिक्स ही क्यों ना हो, वहाँ पे पढ़े लिखे लोगों को होना बहुत ज़रूरी है और मेरी पहचान मेरी पढ़ाई है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी से निकल के अब क्या अगली कोशिश है कि यूनिवर्सिटी पहुंचा जाए और पढ़ाया जाए? जैसा सबको पता है कि मैं बीच में अपनी पीएचडी कंप्लीट करने के बाद मैंने चुनाव की भी तैयारी की। ठीक है, वहाँ पे सफलता मुझे नहीं मिली, टिकट नहीं मिला, मगर फिर भी हमेशा मेरी यही कोशिश रही कि मैं पढ़ाई से जुड़ी रहूं, किसी भी माध्यम से मैं पढ़ाई से जुड़ी रहूं। बीच में मैं यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाती रही 5 साल तक। उसके बाद मैंने पर्सनल कोचिंग भी मैंने स्टूडेंट्स को दिया। उसके बाद ऑनलाइन भी कई तरीके से मेरे स्टूडेंट मुझसे जुड़ते रहे जिन्हें मैंने कॉलेज के टाइम में पढ़ाया था। और आगे भी मेरी पढ़ाई हमेशा जारी रहेगी, तब तक रहेगी जब तक मैं हूँ। राजनीति भी चलती रहेगी? राजनीति भी बिल्कुल चलती रहेगी। जैसा मैंने कहा कि मेरी पहचान मेरी पढ़ाई से ही है और राजनीति में भी पढ़े लिखे लोगों को ही होना चाहिए, तभी भारत का एक असली में भारत की तस्वीर बदलेगी। आज इंटरव्यू देने आई थी दिल्ली, कैसा गया इंटरव्यू? मैं क्योंकि आज मेरा सवाल भी हुए आपके पीछे पॉलिटिकल एक्टिविज्म का? नहीं, फ़िलहाल ऐसा तो नहीं। आज मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, पहली बार मैंने इंटरव्यू दिया है और मेरे नज़रिए से मैंने अपना 100% दिया है। बाकी जो भी रिज़ल्ट होगा वो कॉलेज की तरफ से होगा। आप बहुजन समाज से आती हैं, शेड्यूल कास्ट आती हैं। शेड्यूल कास्ट की लड़कियों के लिए और ख़ासकर महिलाओं के लिए लोग कहते हैं कि दो तरफा मार है, एक तरफ तो जाति की मार है, फिर घर में पेट्रियार्कल है। आपने इन सब बैरियर को पार किया और एक बच्ची की माँ भी हैं, तो कैसे, मतलब इतना मुश्किल था बहुत? जैसा हमारे भारत की एक तस्वीर है कि पहले तो लोगों को कास्ट में डिवाइड किया जाता है,
फिर लोगों को उनके स्टेट वाइज डिवाइड कर दिया जाता है कि वो यूपी के हैं, वो बिहार के हैं, वो दिल्ली के, वो हरियाणा के हैं। और इन सबसे ऊपर अगर कोई चीज़ और भी तकलीफदेह होती है वो है महिला होना। महिलाओं की चुनौतियां कम नहीं होती, जिसको हम आम जनता ये समझ नहीं पाती। ख़ास तौर पे हमारा जो एक भारत की तस्वीर है जिसे कहते हैं पुरुष प्रधान देश, और यहाँ पे लोग महिलाओं को बहुत टेक ग्रांटेड ले लेते हैं कि लोग सोचते हैं कि महिलाओं की ज़िंदगी बहुत आसान है कि वो घर पे रहें, बच्चा संभाले, घर संभाले। मेरा ये मानना है कि एक बार ऐसा मुहिम पूरे भारत में चलना चाहिए कि पुरुष से ये कहा जाए कि वो एक दिन ज़रा घर संभाल के देखे। तब मैं ये ज़रूर पुरुष से भी फिर बैठ के इंटरव्यू करना चाहूँगी कि आपको कैसा लगा कि एक दिन आपने घर संभाला, और आप तब ये मैं उनसे पूछूंगी कि जो आप कहते हैं कि दिन भर घर पे रह के क्या करती हो। तो ये सारी चुनौतियाँ मेरे लिए तो आसान रही, मगर एक तरीके से कह सकते वो इसलिए क्योंकि जब एक महिला को उसका परिवार समझ जाता है कि अगर उसके घर की महिलाओं में कोई कुछ खासियत है, कुछ उसके लिए उसका कुछ विशेष उसका गुण है, ख़ास तौर पे अगर उसका सपोर्टिव हस्बैंड रहे, उसकी फैमिली सपोर्टिव रहे, तो ये थोड़ा सा राह आसान हो जाता है। मगर क्योंकि हर महिला की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। बहुत अब जैसे आप भारत की तस्वीर देखते हैं कि आए दिन हमारे भारत में महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं किसी सरकार का नाम नहीं लूँगी क्योंकि हर सरकार आ रही है जा रही है, मगर महिलाओं की दशा अभी भी वही है। उनके साथ बलात्कार बढ़ता चला जा रहा है, उनके साथ कहीं पे भी, चाहे वर्किंग प्लेस हो, चाहे वो स्कूल की प्लेस हो, कहीं पर भी उनके साथ कोई भी घटना घटित हो जा रही है, चाहे वो सेक्सुअली बुलिंग हो, सेक्सुअली अब्यूज़ हो, चाहे मेंटली अब्यूज़ हो। तो उसी तरीके से मेरा भी रास्ता कुछ आसान नहीं था, मगर सपोर्टिव फैमिली मिलने की वजह से चीज़ें थोड़ी सी अच्छी रहीं। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बारे में एक धारणा है लोगों की कि बहुत गढ़ है, वो कास्टिज्म का गढ़ है, आपको लड़ना पड़ा काफ़ी। देखिए, ये सिर्फ गोरखपुर की ही कहानी नहीं, पूरे देश की कहानी है, पूरे भारत की कहानी है। हाँ, क्योंकि यूपी में क्यों कहा जा सकता है कि यूपी में अभी एजुकेशन को उतना महत्व एक तरीके से कह सकते हैं नहीं दिया जाता है। अभी भी वहाँ पे जिसे कह सकते हैं बाहुबल, जो शुरू से वहाँ का एक पहचान रहा है। गोरखपुर विश्वविद्यालय का इतिहास सबको पता है कि वहाँ की राजनीति, छात्र राजनीति से क्या थी, किस जगह से निकल के छात्र राजनीति आज वाकई में एक स्टूडेंट यूनियन के उसमें तौर पे गुजरी है, जहाँ पे आज एक पढ़ने वाला भी बच्चा सोच सकता है कि हाँ, हम स्टूडेंट इलेक्शन लड़ सकते हैं। और ये मुझे एहसास हुआ जब मैं 2017 में चुनाव की तैयारी कर रही थी, तो वहाँ पर भी बहुत तरीके से इस तरीके से बात हुई कि एक दलित की बेटी चुनाव लड़ रही है, प्रेसिडेंट की चुनाव लड़ रही है। तो मुझे कुछ कहीं हद तक ये सोच के थोड़ा अजीब भी लगा कि मेरी पढ़ाई से अलावा मेरी एक पहचान ये भी है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कास्टिज्म आज भी हावी है, और ये लोग जो कहते हैं कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी में कोई महिला प्रेसिडेंट, छात्रा प्रेसिडेंट बनी है कि नहीं? आज तक तो कभी नहीं बनी, जो 2018 में इतिहास बनते बनते रह गया। जो अच्छा, कोई शेड्यूल कास्ट की कैंडिडेट आपके पहले कोई लड़ी थी कि नहीं? जहाँ तक मेरी जानकारी है, नहीं। अच्छा, ये सच है कि आपने जब चुनाव की तैयारी शुरू की उसके बाद से छात्र संघ चुनाव ही नहीं हुआ यूनिवर्सिटी में? हाँ, 2018 के बाद जब पर्चा दाखिला हुआ, जिसमें फिर चुनाव को रद्द कर दिया गया, उसके बाद आज तक वहाँ पे छात्र संघ चुनाव का कोई भी बहाल नहीं हुआ है। 2022 तक चुनाव ही नहीं हो रहा है? नहीं। उससे पहले रेगुलर चुनाव होते थे? उसके पहले बस 2016 में हुआ था, उसके 10 साल बाद 2016 में हुआ था। उसके बाद 2017 और 18 का चुनाव, जैसा मैंने कहा कि चुनाव पर्चा दाखिला होने के बाद भी नहीं हुआ। 2018 की ये कहानी है। आज तक पहली बार ऐसा हुआ कि पर्चा दाखिला होने के बाद चुनाव नहीं हुआ। ये बहुत शर्मनाक घटना थी, जिसको आज भी हम छात्र काला दिवस के दिन में मनाते हैं, 13 सितंबर। आप पर लाठी चार्ज भी हुआ था, चोटें भी आई थी, दर्जनों कंप्लेन भी हुए, पॉलिटिकल कंप्लेन हुए। जी बिल्कुल, आज भी वही सारी चीज़ें मेरे ऊपर केस चल रहा है। एक आध केस तो अब कोर्ट में भी चला गया है। इन सबको हम लोग देखते भी हैं और कोशिश करते हैं कि ये चीज़ें ख़त्म करें, क्योंकि मुझे एकेडमिक भी देखना है। और गलत तरीके से मेरे ऊपर एफआईआर किया गया और मुझे रोकने की कोशिश की गई, मगर फिर मैं वही कहूँगी कि जिसके पास शिक्षा की ताकत होती है उसे कोई नहीं रोक सकता। कभी डर नहीं लगा? तमाम लोग जो बहुजन समाज के उनको कहते हैं कि आपको डर नहीं लगता है, आपको कभी डर लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे पास मेरा संविधान है, मेरी कलम की ताकत है, मेरे समाज के लोग मेरे साथ हैं। तो राजनीति में रहेंगे आप?
मैं बिल्कुल रहूँगी। मैंने कहा ना कि मैं राजनीति का वो चेहरा बनना चाहती हूँ जहाँ पे लोग राजनीति को बाहुबल से नहीं शिक्षा से नापें। लड़कियों को क्या कहेंगे, खासकर महिलाओं को और बहुजन महिलाओं को? मेरा महिलाओं को, खासकर बहुजन महिलाओं का एक ही संदेश है कि आप अपने घर के दायरों से बाहर निकलने की कोशिश करिए, और उनके परिवार का भी यही संदेश है, उनके परिवार के लिए भी यही संदेश है कि आप अपने घर की महिलाओं की हिम्मत ताकत बनिए। आज तक महिलाएं घर संभालती आई हैं, एक बार आप महिलाओं की ताकत बन के उन्हें शिक्षा भी दिलाइए, और उनके जो उनके अंदर गुण है उसको पहचान के उनके हिसाब से उनको काम भी करने दीजिए। तो सोचिए, महिलाएं इस देश में पेट्रियार्कल की शिकार हैं, और अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी से हैं तो पेट्रियार्कल प्लस कास्टिज्म, जातिवाद की दोहरी मार झेलनी पड़ती है। मैं इस तकलीफ़ को नहीं समझ सकता क्योंकि मैं मर्द हूँ। प्रसव की पीड़ा तो कोई महिला ही बता सकती है। काश ये इंटरव्यू किसी महिला ने किया होता तो ज़्यादा बेहतर होता। मुझे लगता है कि मीडिया में भी बहुजन महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। अनु ने एक बड़ी लकीर खींची है, उन्होंने PhD कंप्लीट किया है, अब वो एकेडमिक में भी जाना चाहती हैं। लेकिन ऐसे बहुजन नेताओं को, बहुजन समाज को ज़रूरत है जो कभी भी बिना संकोच के, डरे झिझके वो साफ साफ कह रही हैं कि मैं सोशली पॉलिटिकली एक्टिव थी, हूँ और रहूँगी, और मेरी ताकत जो है वो मेरी पढ़ाई और मेरा संविधान है। पूरी बातचीत कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि इंटरव्यू किसी महिला, बहुजन महिला पत्रकार को करना चाहिए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।